हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक सीटेट पेपर 2 एसएसटी वायुमंडल से है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें फर्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विपरीत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। CO2 गैस। तो CO2 गैस वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, CO2 गैस को। तो इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, इसमें सेकंड पॉइंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है। CO2 गैस के अभाव में देखिएगा तो धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता जाता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब देखिएगा अगला पॉइंट इसमें, तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी तो चारों ओर से वायु की घनी चादरों से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। जिसे देखिएगा तो उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। अब देखिएगा वायुमंडल का संगठन। तो वायु अनेक गैसों का मिश्रण होती है। वायु देखिएगा तो अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। देखिएगा, वायुमंडल में तो नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% है तथा ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। उसके बाद अन्य गैसें हैं इन दोनों गैसों की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक है। उसके बाद में देखिएगा तो 1% के अंतर्गत अन्य गैसें हैं। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, CO2, हीलियम, ओजोन, आर्गन, नाइट्रोजन की कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। अब नाइट्रोजन की मात्रा देखिएगा तो नाइट्रोजन की मात्रा है 78% तथा ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखिएगा तो इसकी मात्रा है 0.03% और आर्गन गैस की मात्रा है 0.93%। अब देखिए इसमें पॉइंट, नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं सांस के द्वारा हम फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। अब सेकेंड पॉइंट इसमें देखिएगा, पौधों को भी अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु में नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है। हरे पेड़ पौधे तो ये अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस छोड़ते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तथा ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं
परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अब देखिएगा इसमें एग्जाम पॉइंट देखिएगा, तो गर्म वायु फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। गर्म वायु तो ये फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, तथा ठंडी वायु सघन और भारी होती है। इसलिए देखिएगा इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। अब गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। अब देखिए वायुमंडल की संरचना। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी से आरंभ होता है। वे देखिएगा तो वे हैं निम्नलिखित। ये हैं, सबसे पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। अब देखिए क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? तो यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल, तो ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई तो कुल है 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल से मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम का लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। क्षोभ मंडल के अंतर्गत तो वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि इसी मंडल के अंतर्गत होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट मंडल समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग तो ये कहलाता है समताप मंडल। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से अलग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल पे तो समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए जो है तो वो आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन गैस की परत तो ओजोन गैस की परत समताप मंडल में होती है। यह परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैसें हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं। जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणें होती हैं तो उनसे समताप मंडल हमारी रक्षा करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा मध्य मंडल। तो मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। मध्य मंडल तो ये वायुमंडल की तीसरी परत है तथा ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा वायुमंडल। तो वायुमंडल वायुमंडल में बहती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बहता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती हैं। अब देखिएगा बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है तथा हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अब देखिए मौसम एवं जलवायु। तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम देखिएगा कभी भी किसी भी समय परिवर्तित हो जाता है। यानी कभी भी किसी भी समय परिवर्तित होने वाले घटक को हम मौसम कहते हैं। ये लंबे समय तक नहीं रहता है। लेकिन देखिएगा जलवायु तो दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। जैसे हमेशा न बदलने वाली स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। अब देखिए तापमान। तो हम प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम तापमान कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता
बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। जैसे शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अब देखिए आपतन। तो आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आपतन तो आपतन जो है ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है तो वह आपतन कहलाती है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती रहती है। इसी प्रकार तापमान जैसे घटती है इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। अब सेकंड पॉइंट इसमें देखिएगा, पृथ्वी का तापमान यदि अधिक बढ़ जाता है तो पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। अब देखिएगा, नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। सेल्सियस पैमाने पर तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पानी देखिएगा तो पानी 0 डिग्री पर जमता है एवं 100 डिग्री पर इसका जो है तापमान तो अधिकतम रहता है। अब देखिएगा, मौसम की जानकारी के लिए यंत्र। तो तापमापी ताप मापता है जिसको हम कहते हैं थर्मामीटर। वायुदाब मापी तो वायुदाब मापता है, इसको हम कहते हैं बैरोमीटर। वर्षा मापी तो ये वर्षा मापता है, इसको हम कहते हैं रेन गेज। अब देखिएगा, वात दिग्दर्शी तो ये पवन की दिशा मापता है, इसको हम कहते हैं वाइंड वेन। अब देखिएगा, वायुदाब तो वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु इसका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी के सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है तथा समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, तो वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की जो वायु होती है तो वो ठंडी होती है। इसके परिणाम स्वरूप यह भारी होती है तथा भारी वायु निम्नाजित सिंक होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है तथा उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। नेक्स्ट है इसमें, वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अगला पॉइंट देखिएगा, पवन। तो पवन उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, तो जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं तथा अस्थायी पवनें परमानेंट विंड्स देखिएगा, तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं।
अब मौसमी पवने, तो मौसमी पवने ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। अब थर्ड पॉइंट देखिएगा इसमें, तो स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा तो स्थल एवं समुद्री समीर, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन, इसे हम लू कहते हैं। अब देखिएगा चक्रवात, साइक्लोन, तो चक्रवात भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। अब देखिएगा आर्द्रता किसे कहते हैं, तो जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, तो जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, और आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है तथा हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है तथा जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें तो ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, तो आकाश में उड़ते हुए जेट, आकाश में उड़ते हुए जेट जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। अगला पॉइंट है इसमें, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होता है। अब देखिएगा वर्षा, तो वर्षा दो प्रकार के होते हैं। वर्षा के प्रकार देखिएगा, तो वर्षा के निम्न प्रकार होते हैं, वर्षा के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर 1 संवहनी वर्षा, नंबर 2 है पर्वतीय वर्षा तथा नंबर 3 है चक्रवाती वर्षा। अब देखिएगा वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला होते हैं। वर्षा के जो दूसरे रूप होते हैं तो वो होते हैं हिम, सहिम दृष्टि तथा ओला होते हैं।